48 laws of power. Law number 2. Never put too much trust in friends. Learn to use your enemies. 9th सेंचुरी में बाइजेंटाइन साम्राज्य की गद्दी पर माइकल थर्ड बैठा। माइकल उस समय नौजवान था। माइकल जब सिर्फ 2 साल का था तब उसके पिता थियोफिलोस का देहांत हो गया था। माइकल के छोटा होने के कारण शासन उसकी माँ थियोडोरा, उसका अंकल सर्जियोस और मंत्री थियोक्टिस्टोस मिलकर चलाते थे। जैसे जैसे माइकल बड़ा हो रहा था, उसके आसपास के दरबारी प्रभाव के लिए आपस में लड़ने लगे। माइकल के चाचा बरदास ने माइकल को गद्दी पर बैठाने के लिए थियोक्टिस्टस की हत्या करवा दी और उसकी माँ थियोडोरा को किसी मोनेस्ट्री में भेज दिया। बरदास एक बहुत बुद्धिमान और एम्बिशियस आदमी था, लेकिन वो माइकल के प्रति वफादार था। माइकल अभी राजपाट के मामलों में नौसिखिया ही था और उसे किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी जिसे वो अपना काउंसलर बना सके। ऐसे में उसे अपने दोस्त बेसिलियस की याद आई। बेसिलियस अस्तबल में काम करता था। जब एक बार माइकल घुड़सवारी करने के लिए अस्तबल गया तो एक घोड़ा बेकाबू हो गया, तो बेसिलियस ने उस घोड़े को शांत किया। उसके बाद माइकल और बेसिलियस की दोस्ती हो गई। फिर माइकल ने बेसिलियस को उस अस्तबल का हेड बना दिया। उसके बाद बेसिलियस को पढ़ने के लिए उस समय के सबसे अच्छे स्कूल में भी भिजवाया गया। एक गरीब किसान का बेटा बेसिलियस अब एक पढ़ा लिखा दरबारी बन गया था। अब जब माइकल एम्परर बन गया था तो एक पुराने दोस्त से बढ़कर वो किस पर भरोसा कर सकता था जिस पर माइकल के इतने एहसान हो। माइकल के पास पहले से ही अपने चाचा बरदास के रूप में एक योग्य और भरोसेमंद आदमी था, लेकिन बरदास को छोड़कर उसने बेसिलियस को चुना। बेसिलियस के पास राजपाट का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए माइकल ने उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई। बेसिलियस ने सब कुछ सीखकर माइकल को स्टेट से जुड़े सभी मुद्दों पर एडवाइस देना शुरू कर दिया, लेकिन बेसिलियस समय के साथ लालची होता जा रहा था। माइकल ने उसे सब कुछ दिया, उसकी सैलरी दुगनी फिर तिगुनी कर दी, अपनी मिस्ट्रेस से उसकी शादी भी करवा दी, लेकिन बेसिलियस के मुंह खून लग चुका था। उसे और ज्यादा चाहिए था। उसको समझ आया कि बरदास उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसे रास्ते से हटाना जरूरी है। इसलिए उसने बरदास के खिलाफ माइकल के कान भरने शुरू कर दिए। बेसिलियस ने उसे बताया कि कैसे बरदास एक बहुत एम्बिशियस आदमी है जो कभी भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। आखिरकार बेसिलियस कामयाब रहा और माइकल ने बरदास को मारने का ऑर्डर दे दिया। बरदास को मरवाने के बाद बेसिलियस आर्मी का हेड बन गया। अब बेसिलियस की पावर काफी बढ़ चुकी थी। कुछ सालों के बाद जब राज्य की आर्थिक हालत थोड़ी बिगड़ने लगी तो माइकल ने बेसिलियस से वे पैसे मांगना शुरू किया जो बेसिलियस ने उधार लिए थे, लेकिन बेसिलियस ने मना कर दिया। माइकल को अब ये समझ आने लगा था कि उसने सांप को दूध पिलाया है। बेसिलियस ने एम्परर से भी ज्यादा पैसे और सहयोगी इकट्ठे कर लिए थे। अब वह माइकल से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। एक रात जब माइकल जागा तो उसने खुद को बहुत से सिपाहियों से घिरा पाया। बेसिलियस ने अपने सामने माइकल को मरवा दिया। उसके बाद उसने बाइजेंटियम की सड़कों पर माइकल के कटे सर की नुमाइश की। ये वही आदमी था जो माइकल का बेस्ट फ्रेंड था और जिसे माइकल ने अस्तबल से उठाकर महल तक पहुंचाया था। माइकल ने अनजाने में ही एक मॉन्स्टर को क्रिएट कर दिया था। उसने बेसिलियस को हाथ पकड़कर ताकत की सीढ़ियां चढ़वाई थी। धीरे धीरे बेसिलियस की इच्छाएं बढ़ने लगी। वो भूल गया माइकल के उपकारों को और उसे लगने लगा कि जो कुछ भी उसे मिला है वो उसकी काबिलियत की वजह से है। माइकल समय रहते खुद को बचा सकता था, लेकिन उसकी आंखों पर दोस्ती और विश्वास की पट्टी बंधी थी। वो कभी सोच नहीं पाया कि बेसिलियस उसे धोखा दे सकता है। हान डायनेस्टी के अंत के बाद चीन में कई सेंचुरीज तक खूनी तख्तापलट का दौर चलता रहा। वीक एम्परर को आर्मी जनरल द्वारा मरवा दिया जाता, फिर वो सम्राट की कुर्सी पर बैठकर अपनी नई डायनेस्टी की शुरुआत करता। अपने सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए वो बाकी सभी जनरल्स को भी मरवा देता। कुछ सालों के बाद ये पैटर्न फिर से दोहराया जाता। नए जनरल्स एम्परर के विरुद्ध खड़े हो जाते। चीन का एम्परर होने का मतलब था दुश्मनों से हर समय घिरे रहना। ये उस समय लीस्ट सिक्योर पोजीशन थी। ऐसे समय में जनरल शाओ टुआंग यिन एम्परर बनता है, जिसे एम्परर सुंग के नाम से जाना गया। वो परिस्थिति को अच्छे से समझता था। वो जानता था कि कुछ सालों में उसे भी मरवा दिया जाएगा।
सुंग को ये पैटर्न किसी तरह से तोड़ना था। एम्परर बनते ही सुंग ने एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उसने आर्मी के सभी पावरफुल कमांडर्स को बुलाया। जब सभी ने शराब पी ली, तो सुंग ने गार्ड्स को वहां से हटवा दिया। सभी जनरल्स ये सोच के डरने लगे कि शायद सुंग उन सबको मरवाने वाला है। लेकिन ऐसा करने के बजाय सुंग ने उन्हें एड्रेस करते हुए कहा कि मेरा आज का दिन डर में बीता है। इस गद्दी पर बैठकर मैं चैन से सो भी नहीं सकता। मुझे तुम सबकी ईमानदारी पर शक नहीं है, लेकिन कल को अगर तुम्हारा कोई सबऑर्डिनेट तुम्हारे मन में एम्परर बनने की महत्वाकांक्षा जगाने लगे, तो तुम खुद को कैसे रोक पाओगे? उसके बाद सुंग ने उन्हें एश्योरेंस दिया कि मैं तुम्हें एक आलीशान जिंदगी दूंगा। पैसा, जमीन, लड़कियां, भोग विलास की सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। जनरल्स ने सोचा, चिंता और संघर्ष की जिंदगी से बढ़िया तो यही है। सुंग उन्हें दौलत और सिक्योरिटी दोनों दे रहा था। अगले ही दिन सभी जनरल्स ने इस्तीफा दे दिया और नोबल्स के रूप में रिटायर हो गए। एक ही झटके में सुंग ने अपने सारे प्रतिद्वंद्वियों को रास्ते से हटा दिया। अगले कुछ साल सुंग ने अपने रूल को सिक्योर करने में ही बिताए। सदर्न हान राज्य के राजा लियू ने सालों की रेबेलियन के बाद आखिरकार सरेंडर कर दिया। लेकिन लियू को तब आश्चर्य हुआ जब सुंग ने उसे सजा देने के बजाय अपने कोर्ट में जगह दी और लियू के साथ दोस्ती की शुरुआत की। जब किंग लियू को सुंग ने वाइन का गिलास दिया, तो वो उसे पीने में हिचक रहा था। तो सुंग उसे देखकर हंसने लगा और उस वाइन के गिलास को खुद पीकर कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई जहर नहीं है। उसके बाद लियू उसका सबसे लॉयल फ्रेंड बन गया। इसी तरह जब सुंग ने एक और राजा शियान शू को हराया, तो सुंग के मिनिस्टर्स ने उसकी सलाह दी कि उसे जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी सुंग के खिलाफ साजिश रच रहा था। लेकिन इसके विपरीत जब शियान शू एम्परर से मिलने आया, तो सुंग ने उसे सम्मान दिया। सुंग ने उसे कुछ दस्तावेज दिए जो उसने उसे वापस घर जाकर पढ़ने के लिए कहा। जब शियान शू ने उस पैकेज को खोलकर देखा, तो उसमें उसके द्वारा रचे सारे षड्यंत्रों के प्रूफ थे। शियान शू को एहसास हुआ कि सुंग को उसके सभी षड्यंत्रों के बारे में पता था, फिर भी उसने उसकी जान बख्श दी थी। इससे उसका दिल बदल गया और वो भी सुंग का भरोसेमंद बन गया। एक चाइनीज कहावत है जिसमें दोस्तों की तुलना किसी भयानक जानवर के दांतों से की गई है। अगर आप सचेत नहीं हैं, तो वो आपको चबाने में देर नहीं लगाएंगे। सुंग इस बात को अच्छे से समझता था, इसलिए उसने सबसे पहले अपने आर्मी के दोस्तों को लालच देकर कोर्ट से बाहर किया। ये तरीका उन्हें मारने से कहीं बेहतर था, क्योंकि अगर वो उन्हें मारता, तो उसे बदला लेने के लिए फिर से कोई खड़ा हो जाता। दोस्तों पर निर्भर रहने के बजाय सुंग ने अपने दुश्मनों का इस्तेमाल किया। एक एक करके उसने अपने दुश्मनों को अपने भरोसेमंद लोगों में बदल दिया। एक दोस्त जहां ज्यादा से ज्यादा फेवर की उम्मीद करने लगता है, उसमें धीरे धीरे जेलसी पैदा होने लगती है। ये लोग जो पहले दुश्मन थे, उन्होंने कुछ मांगा नहीं था, फिर भी सुंग ने उन्हें सब कुछ दिया था और सबसे बढ़कर उनकी जान बख्शी थी। इसलिए ये खुद को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और इस तरह सुंग ने सेंचुरी से चले आ रहे तख्तापलट के दौर को खत्म किया। ये स्वाभाविक है कि जब हमें जरूरत पड़ती है, तो हमें सबसे पहले अपने दोस्तों की याद आती है। दोस्त हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं। किसी अजनबी पर क्यों भरोसा करना जब हमारे पास भरोसेमंद दोस्त हैं? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अक्सर हम अपने दोस्तों को उतना नहीं जान पाते जितना हम समझते हैं। दोस्त अक्सर हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, क्योंकि वो हमसे बहस नहीं करना चाहते। वो अपनी कुछ बातों को छुपा लेते हैं ताकि एक दूसरे को ऑफेंड ना करें। वो एक दूसरे के जोक्स पर ज्यादा हंसते हैं। दोस्ती में अक्सर ईमानदारी से समझौता करना पड़ता है। दोस्त अक्सर आपस में सच नहीं बोल पाते। वो आपको कह सकते हैं कि उन्हें आपकी कोई चीज अच्छी लगी है, जबकि हो सकता है कि उन्हें वो चीज बिल्कुल अच्छी ना लगी हो, क्योंकि वो सच बोलकर आपको दुखी नहीं करना चाहते। इसलिए आपको कभी पता नहीं चल पाता कि आपका दोस्त आपके बारे में सच में क्या सोचता है। जब आप अपने दोस्त को अपने लिए काम करने के लिए हायर करते हो या उसको अपना पार्टनर बनाते हो, तो आपको उसकी कुछ क्वालिटीज नजर आना शुरू होती है जो अब तक आपको दिखाई नहीं दी थी। आपकी काइंडनेस की वजह से सारा बैलेंस गड़बड़ा जाता है। लोग ये फील करना चाहते हैं कि उन्हें जो मिला है
वो उसे डिजर्व करते हैं। आपका अपने दोस्त पर फेवर करना उसके इस डिजर्विंग होने की सेंस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इसका मतलब ये है कि उसे इसलिए चुना गया है क्योंकि वो दोस्त है, ना कि डिजर्विंग। जब आप उसके प्रति ज्यादा ईमानदारी से अपनी भावनाएं दर्शाने लगोगे, तो धीरे धीरे आपकी दोस्ती में दरार आती चली जाएगी। अब आप दोस्ती को ठीक रखने के लिए जितने फेवर या गिफ्ट अपने दोस्त को दोगे, वो उतना ही कम ग्रेटफुल महसूस करेगा। अपने दोस्तों के साथ काम करने से एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है। इससे आपकी पावर लिमिटेड हो जाती है। काम में स्किल और कंपीटेंस ज्यादा मायने रखता है, ना कि दोस्ती। माइकल के पास बर्दाश्त के रूप में एक स्किल्ड और काबिल आदमी मौजूद था, लेकिन उसने अपनी दोस्ती को ज्यादा महत्व दिया। सभी वर्किंग कंडीशंस में लोगों के बीच दूरी का होना जरूरी है। दोस्ती काम में बाधा ही क्रिएट करती है। ये जज कर पाना कि आपके इंटरेस्ट के लिए सबसे बेस्ट आदमी कौन है, पावर हासिल करने की चाबी है। दोस्तों को सिर्फ दोस्ती तक ही रखो, काम के लिए स्किल्ड और कॉम्पिटेंट लोगों को चुनो। इसके विपरीत आपके दुश्मन एक छिपा हुआ खजाना है, जिसका आपको यूज करना चाहिए। जब आप अपने दुश्मन को अपने साथ काम करने के लिए मना लेते हैं, तो वो खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। दुश्मन को अपनी साइड करने के लिए आपको म्यूचुअल बेनिफिट और म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट का सहारा लेना चाहिए, और अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इससे दूर रखना चाहिए। जब भी जरूरी हो, दुश्मन से अपनी दुश्मनी को साइड में रखकर अपने लिए काम करने के लिए कुछ वाजिब वजह दीजिए। लिंकन ने कहा था कि अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे अपना दोस्त बनाकर।